नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, धूर्त बुढ़िया पार्ट 2। खजांची के यहाँ से यशधर सीधा राजमहल में महाराज के समक्ष पहुंचा। उपाय सफल रहा महाराज, अब आप कोतवाल के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। अगले दिन राजा ने कोतवाल को क्रोधपूर्वक देखा और उसके अभिवादन पर क्रोध से मुंह घुमा दिया। उफ, आज महाराज मुझसे नाराज हैं, जरूर कोई बात है। यशधर महाराज के काफी घनिष्ठ संगियों में से है, उसी से पूछूंगा। उस दिन दरबार से निकलते ही कोतवाल सीधा यशधर के यहाँ पहुंचा। यशधर के रहने के लिए महाराज ने छोटा सा किंतु बेहद सुंदर घर बनवा दिया था। यशधर अब अपने घर में ही रहता था। संयोग से यशधर घर पर ही था। अरे आप कोतवाल जी, कहिए कैसे तकलीफ की? यूं ही आया था बेटे। तुम सुनाओ, सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज नाराज तो नहीं है हमसे? अब क्या बताऊं कोतवाल जी, महाराज को खबर लग गई है कि आप रिश्वत लेकर चोर उचक्कों को छोड़ देते हैं, धन में हिस्सेदारी के लालच में डकैतों की मदद करते हैं। अब मैं तो आपकी कोई मदद भी नहीं कर सकता कि भविष्य में आप महाराज को शिकायत का कोई अवसर न दें। मैं वचन देता हूँ बेटे, अब महाराज को कभी भी मुझसे कोई शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा यही होगा कि आपने अपराधियों से रिश्वत लेकर जो धन एकत्र किया है वह भी महाराज के नाम से गरीब जरूरतमंदों को बांट दें, वरना महाराज सेनापति को हुक्म देकर आपकी कोठी की तलाशी करवाएंगे और अवैध रूप से एकत्र किया हुआ सारा धन जब्त कर लेंगे। नहीं, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा बेटे, किंतु महाराज द्वारा तलाशी लिए जाने से बचा लो मुझे, वरना मेरी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। यशधर ने कोतवाल को भी समझा बुझाकर विदा किया। अब ये लोग निश्चय ही सुधर जाएंगे। धीरे धीरे यशधर राजा का निकटतम सलाहकार बन गया। 1 साल बीतने से कुछ ही दिन पहले, अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, श्रीधर से मिलने का दिन करीब आ रहा है। मैं महाराज से मिलकर 1 माह की छुट्टी ले लेता हूँ। 1 माह की छुट्टी? मगर किस लिए यशधर? महामंत्री तो तुम्हारे विवाह का जिक्र कर रहे थे। तुम तो जानती हो उनके विवाह योग्य 2 कन्याएं हैं, जिनमें से बड़ी के लिए महामंत्री ने तुम्हें पसंद कर लिया है। यशधर ने जाने का कारण बता दिया। यह जानकर कि यशधर अपने पुराने मित्र से मिलने जाना चाहता है, महाराज ने खूब धन धान्य देकर राशि ठाट बाट के साथ यशधर को विदा किया। मुझे राजकुमारों जैसे रूप में देखकर श्रीधर कितना खुश होगा। चलते चलते शाम हो गई। तभी यशधर को एक बाग नजर आया, जिसके निकट एक सुंदर हवेली थी। वास्तव में वह एक खूबसूरत सराय थी। यशधर बाग में पहुंचा। मेरा नाम यशधर है, राजगढ़ से आया हूँ। रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह मिलेगी? अवश्य श्रीमान। एक सुंदर कमरे में यशधर के आराम के लिए इंतजाम कर दिया गया। आहा, क्या शानदार पलंग है। पलंग पर लेटते ही यशधर नींद में खो गया। आधी रात को यशधर की आंख खुली। पानी पीने के लिए वह उठा, तभी अचानक उसकी दृष्टि खिड़की से बाहर आसमान की ओर पड़ी। अरे यह क्या देख रहा हूँ मैं? उड़न खटोले पर 2 परियां। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यशधर धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलकर बगीचे में आ गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। अरे वाह, यह तो बगीचे में ही उतर रही हैं। अरे परियों के हाथों में यह 2 शीशियां कैसी हैं? यह क्या? ये तो उनमें से एक शीशी खोलकर सूंघ रही हैं। आश्चर्य, शीशी सूंघते ही परियां बंदरिया बन गई। परियों ने बगीचे से अनगिनत फल व फूल तोड़कर उड़न खटोले में रखे और उछलने कूदने नाचने लगी। तभी यशधर धीमे कदमों से उड़न खटोले की ओर बढ़ा और फिर उड़न खटोले पर बैठ गया। खूब उछलने नाचने कूदने के बाद परियों ने दूसरी शीशी खोलकर सूंघी और फिर वे अपने वास्तविक रूप में आ गई। और फिर जब दोनों परियां वापस उड़न खटोले तक पहुंची तो अरे, हमारे उड़न खटोले पर क्यों बैठ गए हैं आप कौन हैं? आपका उड़न खटोला बहुत अच्छा है, हमारे महाराज को बहुत पसंद आएगा। सोचता हूँ महाराज से आपको इसकी कीमत दिलवा दूं। नहीं, हमारा उड़न खटोला छोड़ दीजिए, इसे हम किसी को भी नहीं दे सकते। तो फिर आपके पास जो 2 जादुई शीशियां हैं वही मुझे दे दीजिए। नहीं, यह हम आपको नहीं दे सकेंगे। फिर आप यहाँ से जा भी नहीं सकेंगी। दे दो बहन,
अगर हमें परीलोक पहुंचने में देर हुई तो महारानी नाराज हो जाएंगी। ठीक है, एक शर्त पर हम यह शीशियां आपको दे सकती हैं। इन जादुई शीशियों के जादुई प्रभाव का उपयोग आप कभी किसी भले आदमी को सताने के लिए नहीं करेंगे। मुझे मंजूर है। दोनों शीशियां लेकर यशधर उड़न खटोले से उतर गया और परियां उड़न खटोले पर बैठकर उड़ गई। मैंने निशान लगा लिए हैं ताकि पहचान बनी रहे कि कौन सी शीशी में बंदरिया बनाने वाली सुगंधी है और कौन सी में वापस अपना रूप धारण करने की। अगले दिन यशधर फिर से अपने सफर पर रवाना हुआ। आज 1 वर्ष पूरा हो गया श्रीधर से पिछड़े हुए। कहीं वह मुझे भूल न गया हो। यही वह स्थान है जहाँ साल भर पहले हम लोग अलग हुए थे। जिस स्थान पर श्रीधर व यशधर साल भर पहले मिलने का वादा करके अलग हुए थे, वहीं यशधर 2 दिन तक श्रीधर का इंतजार करता रहा, मगर श्रीधर न आया तो यशधर भी उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस पर साल भर पूर्व श्रीधर गया था। कुछ भी हो, मैं अपने मित्र का हालचाल मालूम करके ही लौटूंगा। चलते चलते यशधर उसी नगर में पहुंच गया जिसमें साल भर पहले श्रीधर पहुंचा था। काफी सुंदर व बड़ा नगर है। यहाँ श्रीधर को तलाश करना आसान कार्य न होगा। फिर भी मैं अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बहुत से लोगों से यशधर ने श्रीधर के बारे में पूछताछ की। काफी लोगों से पूछताछ करने के बाद अचानक एक जगह, श्रीधर, अरे भाई, कहीं आप सेठ श्रीधर के बारे में तो नहीं पूछ रहे जो साल भर पहले इस शहर में आए थे? बेचारे, बड़े दानी सज्जन थे बेचारे। बेचारे क्या मतलब? क्या वो अब? नहीं, हैं तो वह ठीक ठाक ही। मेरा मतलब जीवित हैं वह, किंतु मरे समान पागल हो गए हैं सेठ श्रीधर। क्या क्या यह मेरे मित्र श्रीधर के बारे में ही कह रहा है? किंतु वह सेठ कैसे हो सकता है? फिर भी मुझे पता करना चाहिए। मुझे सेठ श्रीधर के बारे में और पूछताछ करनी चाहिए। क्यों भाई, सेठ श्रीधर आखिर पागल कैसे हो गए? अरे, नगर सराय की मालकिन कुबड़ी बुढ़िया की बेटी से शादी के बाद से ही पागल हो गए हैं सेठ श्रीधर। अब तो उन्हें देखे हुए भी जमाना हो गया, वरना एक वक्त था जब हमारी अच्छी दोस्ती थी सेठ जी से। अब तो वही धूर्त बुढ़िया सेठ जी की हवेली और धन दौलत की मालकिन है। मेरे मित्र ने विवाह कर लिया, किंतु हम दोनों ने तो एक साथ एक ही घर की 2 सगी बहनों से विवाह करने का निश्चय किया हुआ था। नहीं, यह सेठ श्रीधर मेरा दोस्त नहीं हो सकता, पर फिर भी एक नज़र उसकी सूरत देख लेने में क्या हर्ज है। लोगों से पूछताछ करके यशधर सेठ श्रीधर की विशाल हवेली तक पहुंचा। यही है सेठ श्रीधर की हवेली, मगर सेठ श्रीधर कहाँ है? यशधर अंदर जाने लगा तो दरबान ने उसे रोक दिया। तुम अंदर नहीं जा सकते, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। किंतु मैं सेठ श्रीधर का मित्र हूँ। तुम चाहे कोई भी हो, मालकिन की आज्ञा है किसी को अंदर जाने न दिया जाए, और मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। यशधर ने दरबान को बहुत समझाया बुझाया, किंतु दरबान ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। इस दरबान से बहस करना बेकार है। तब घोड़ा यहाँ बांध दो, फिर अंदर जाने का उपाय करता हूँ। अब यह परियों द्वारा दी गई सुगंधी की शीशियों से मैं बंदर का रूप धारण कर लूं। और बंदर का रूप धारण करके श्रीधर ने अंदर प्रवेश किया। बंदर बना यशधर हवेली की एक खिड़की के निकट पहुंचा और खुली हुई खिड़की से अंदर कूद गया। तभी, हाय राम, बंदर यह कहां से आ मरा? कानी कुबड़ी बूढ़ी ने बंदर को भगाने के लिए लाठी घुमाई, मगर यशधर ने उछलकर छत से लटकता फानूस पकड़ लिया और फिर धड़ाम, हाय, मैं मर गई। जब तक कानी कुबड़ी उठती, बंदर बना यशधर छलांग लगाकर उस कमरे से बाहर निकल गया। श्रीधर को ढूंढने के लिए यशधर ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा। आखिरकार यह नीचे की ओर सीढ़ियां कैसी जा रही हैं? शायद कोई तहखाना है। नीचे चलकर देखूं, शायद वहां श्रीधर दिखाई पड़ जाए। और नीचे तहखाने में, हाय, लगता है जिंदगी भर इसी तहखाने में ही सड़ना होगा मुझे। अपने ही घर में मुझे कैदी बना दिया है इन चुड़ैलों ने। काश मैं पारस पत्थर इन्हें न देता। उफ, मेरे नौकर चाकर सभी को सोने का गुलाम बना दिया इन्होंने। सब बिक गए इनके हाथों। काश मेरे दोस्त यशधर को मालूम हो जाए मेरा यह हाल, तो वह मुझे यहाँ से निकालने का यत्न जरूर करेगा।
श्रीधर आए? मेरे दोस्त यशधर की आवाज़? नहीं नहीं, लगता है मुझे भ्रम हुआ है। मगर यह बंदर यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? श्रीधर को उलझन में पड़ा देख यशधर वास्तविक रूप में लाने वाली सुगंधी सूंघकर अपने असली रूप में प्रकट हुआ। यशधर, श्रीधर। गले मिलकर कुछ देर तक दोनों मित्र खुशी के आंसू बहाते रहे। फिर श्रीधर से उसकी दुर्दशा का कारण जानने के बाद, मैं इन दुष्ट माँ बेटियों को जरूर सबक सिखाऊंगा। आज और सब्र कर लो, कल हर हालत में तुम कैसे आजाद होंगे, यह मेरा वादा है। और फिर पुनः बंदर बनकर यशधर उछलता कूदता हवेली से बाहर चला गया। पेड़ों की ओट में जाकर फिर उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया। वहां से यशधर एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। 2 इत्रदान बनवाने हैं, एक चांदी का, एक सोने का, हीरे मोतियों से जड़े हुए हों। बन जाएंगे हुजूर? आज ही। आज कैसे बन सकते हैं हुजूर? कुछ दिन तो लगेंगे ही, किंतु मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कीमत मैं आपको मुंह मांगी देने के लिए तैयार हूँ, किंतु इत्रदान मुझे कल सुबह तक तो हर हालत में चाहिए। मुंह मांगी कीमत मिलने पर भला जौहरी इत्रदान कैसे न तैयार करता। उसने दिन रात एक करके खूबसूरत इत्रदान तैयार किए और अगली सुबह जब यशधर जौहरी की दुकान में आया, यह लीजिए हुजूर, इत्रदान बिल्कुल तैयार ही कर रखे हैं। फिर यशधर ने बहुत सारे इत्रों की शीशियां खरीदकर इत्रदानों में रख ली। यशधर ने सोने के इत्रदान में अपने पास की दोनों शीशियों में से एक शीशी रख दी। अब ठीक है। उसके बाद वह हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। अरे तुमसे कल कहा था ना, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। सुनो भाई, मैं अदन से आया हूँ, इत्र का व्यापारी हूँ। सेठ श्रीधर हमेशा मुझसे कुछ न कुछ इत्र की शीशियां खरीदते रहे हैं। जब भी मैं आया कभी निराश नहीं लौटा। इस बार मैं एक खास इत्र लेकर आया हूँ, जिसे एक बार सूंघ लेने से आदमी की उम्र 20 बरस बढ़ जाती है। क्या सच? यदि ऐसा इत्र है तो 1-2 बार मुझे भी सूंघने दो। 1-2 बार? अरे यार, मैं तुम्हें एक पूरी शीशी ही दे दूंगा मुफ्त में, लेकिन सेठ जी या सेठानी जी से एक बार मिलवा दो। सेठ जी से तो नहीं, हाँ सेठानी जी से मैं तुम्हारी मुलाकात अवश्य करवा सकता हूँ। अरे तो उन्हीं से मुलाकात करवा दो, हमें तो इत्र बेचने से मतलब है। लेकिन पहले इत्र की एक शीशी तुम मुझे दो। जरूर भाई, यह लो। यशधर ने चांदी के इत्रदान से इत्र की एक कीमती शीशी दरबान को मुफ्त में दे दी। और फिर दरबान ने कानी कुबड़ी बूढ़ी और रूपा को जाकर बताया, मालकिन, अदन से एक इत्र का व्यापारी आया है। वह बहुत पीछे पड़ा है कि मुझे मालिक या मालकिन किसी से भी मिलवा दो। कानी कुबड़ी बुढ़िया व उसकी बेटी रूपा ने यशधर को बैठक में बुलवाया। कैसे कैसे इत्र हैं तुम्हारे पास? हसीनाओं का हुस्न दिन दूना रात चौगुना निखारने वाला इत्र, उम्र बढ़ाने वाला इत्र, सौंदर्य निखारने वाला इत्र दिखाओ मुझे। उम्र बढ़ाने वाला इत्र कौन सा है? यह इत्र सूंघ कर देखिए आपका सौंदर्य अप्सराओं को भी मात देने लगेगा। यशधर ने सोने के इंद्रदान से बंदरिया बना देने वाली सुगंधी की शीशी निकालकर खोली और रूपा की नाक की ओर बढ़ा दी। रूपा ने जैसे ही सुगंधी को सूंघा, अरे! और जब देखते ही देखते रूपा बंदरिया बन गई तो हाय हाय कमबख्त, यह क्या कर दिया तूने मेरी बच्ची को? यशधर ने तुरंत ही कानी कुबड़ी बूढ़ी की लाठी उससे छीन ली। धड़ाम! हाय, मर गई, मार डाला रे। हाय, कोई बचाओ। कोई नहीं बचाएगा, जो आएगा उसे भी मैं बंदर बंदरिया बना दूंगा। हाय, मेरी बच्ची को क्यों मार रहा है कमबख्त? बड़े नाजों से पाला है मैंने अपनी लड़की को। मारूंगा 10 और गिनूंगा 1, वह भी 100 तक गिनती पूरी होने तक। खैर चाहती है तो जल्दी से मेरे मित्र श्रीधर को तहखाने से निकाल मेरे सामने ले आ। अरे अभी लाती हूँ, मगर भगवान के लिए मेरी फूल सी बिटिया को मत मारो। तू जितनी जल्दी मेरे मित्र को मेरे सामने लाएगी, तेरी बंदरिया उतनी ही मार कम खाएगी। जल्दी कर। कानी कुबड़ी बुढ़िया आंधी तूफान की तरह तहखाने में गई और लोहे की जंजीरों से श्रीधर को आजाद कर वापस लौटी। अब तो दया करो, मेरी बेटी को फिर से पहले जैसा बना दो। पहले मेरे मित्र का पारस पत्थर तो उसके हवाले कर दे चुड़ैल। हाय,
यह कमबख्त तो सब कुछ जानता है। मेरे पास कोई पारस पत्थर नहीं है भाई। हाय, मर गई। लाती है पारस पत्थर या और लगाऊं? लाती हूँ, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद, यह लो पारस पत्थर। अब तो मेरी बेटी को फिर से पहले जैसा बना दो। यही है मेरा पारस पत्थर। तुम्हारी बेटी अपने असली रूप में आ सकती है, किंतु पहले तुम यह उम्र बढ़ाने वाला इत्र सूंघ लो। नहीं, तुम इत्र सूंघाकर मुझे भी बंदरिया बना दोगे। ले भाई बंदरिया, तेरी माँ नहीं चाहती कि तू पहले जैसी सुंदर बन जाए। बंदरिया बनी रूपा के दिमाग पर जैसे पत्थर पड़ गए थे। वह दांत किटकिटाती हुई अपनी कानी कुबड़ी बूढ़ी माँ पर झपटी। हाय, मुझे मेरी बेटी से बचाओ। चलो मित्र, अब तुम मेरे साथ चलो। इन माँ बेटियों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब यहाँ रुकना व्यर्थ है। श्रीधर को साथ लेकर यशधर फिर से राजगढ़ की ओर रवाना हुआ। श्रीधर का पारस पत्थर उसके साथ ही था। जब वे राजगढ़ पहुंचे, अरे यशधर बेटे, तुम आ गए। साथ में एक सुंदर सजीला युवक भी है। यह जरूर यशधर का सच्चा मित्र श्रीधर होगा। कुछ दिन बाद, आपने हमें बुलाया महाराज? हाँ यश, तुम जानते ही हो, महामंत्री जी की विवाह योग्य 2 कन्याएं हैं। बड़ी का विवाह वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं और हमारी सलाह यह है कि छोटी का विवाह श्रीधर से कर दिया जाए, बशर्ते श्रीधर को मंजूर हो। श्रीधर को भला क्या आपत्ति होनी थी? यशधर व श्रीधर तो चाहते ही यह थे कि उनका विवाह एक ही घर की 2 बहनों से हो, और उनकी इच्छा आखिरकार पूरी हो ही गई। एक शुभ मुहूर्त में दोनों मित्रों का विवाह एक ही लगन मंडप में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के कई माह के बाद एक दिन, जब दोनों मित्र अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण पर थे, एक स्थान पर, कभी थी कानी अब हूँ अंधी, लालच की हर बात है गंदी। आया था भूचाल भयंकर, टूटी नगर सराय अति सुंदर। जान बच गई जाने कैसे, देना भैया पैसे दो पैसे। हाय, मुझ दुखियारी वक्त की मारी को भगवान ने तो सजा दी। आप लोग तो दया कीजिए माई बाप। अरे, यह तो वही बुढ़िया है। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।